नमस्कार साथियों। जो हमारे पीछे कैमरा के सिपाही हैं, अगर वो उनकी अनुमति हो तो फिर हम शुरू करेंगे। कैन वी बिगिन? नो प्रॉब्लम। चेक योर ऑडियोज। Can we start, my friends at the back? Sorry? Are there some issues with the audio? नमस्कार साथियों। उदयपुर से उदित होगा देश की उम्मीदों का नया सूर्य। आज जब देश प्रजातांत्रिक, आर्थिक और सामाजिक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, तब भारत की आजादी के संकल्पों के कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर पार्टी और देश दोनों को प्रगति और उन्नति के पथ पर लाने के लिए एक नव संकल्प का दृढ़ संकल्प ले रही है। देश की अपेक्षाओं के अनुरूप जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से देशवासियों को हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदयपुर में 13, 14 और 15 मई 2022 को आत्मचिंतन, आत्म मंथन और आत्म अवलोकन तीनों चीजें करेगी। साथियों, नव संकल्प का चिंतन क्यों? ये प्रश्न आप लोग भी, कई देशवासी बार बार पूछते हैं। पहला कारण, देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के चलते 142 देश के सबसे बड़े अमीरों की संपत्ति तो एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई, पर देश के 84% घरों की आय कम हो गई। 15 लाख रुपया तो मिला नहीं, खाते में आया नहीं, घर की बचत और लुट गई पिछले 8 साल में। गर्त में गिरती अर्थव्यवस्था के चलते एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की कीमत अभी अभी गिरकर और ज्यादा गिरकर 77.55 हो गई है। यानी 77 रुपया 55 पैसे में आप अब $1 खरीद पाएंगे। यह 75 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। दूसरी ओर देश का कर्ज, जो आजादी के बाद 68 साल में 2014 तक 55 लाख करोड़ था, वो पिछले 8 साल में 55 लाख करोड़ से बढ़कर 2022 में 135 लाख करोड़ हो गया। मोदी सरकार हर रोज देशवासियों के सर पर 4000 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। हर हिंदुस्तानी के सर पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कर्ज की राशि अब 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति हो गई है। तीसरा पहलू, महंगाई ने लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। साल 2014 में 410 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब 1000 रुपया का हो गया। साल 2014 में 71 रुपये का पेट्रोल अब 105 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर हो गया। साल 2014 में 56 रुपया लीटर वाला डीजल अब दिल्ली में 95 रुपया 87 पैसे प्रति लीटर हो गया। और आज मुझे बताया कि वो लगभग 97 को टच कर रहा है। अकेले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने तो 27 लाख रुपया 8 साल में कमा लिए।
पर देशवासियों को क्या मिला? यही हाल हर रोज अखबार उठाइए, हर रोज अखबार की सुर्खियां हैं, आटा, दाल, खाने का तेल, टूथब्रश, साबुन, टीवी, फ्रिज, रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु की है। चौथा पहलू, देश में बेरोजगारी की दर 8% से अधिक है। भारत सरकार, सरकारी उपक्रमों, पीएसयूज और प्रांतीय सरकारों के अगर खाली सरकारी पद भी देखें तो उनकी संख्या 30 लाख से अधिक है। यानी 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं और युवा हाहाकार कर रहे हैं। अकेले देश की सेनाओं में 2,55,000 पद खाली पड़े हैं। निजी क्षेत्र में एमएसएमईज तालाबंदी की कगार पर हैं। करोड़ों एमएसएमईज बंद हो गए हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देना तो दूर, करोड़ों रोजगार छीन लिए गए हैं। एक और पहलू, किसान व खेती को प्राइवेट हाथों में सौंपने का षड्यंत्र जारी है। पहली बार खेती पर टैक्स यानी जीएसटी लगाया, खाद पर, ट्रैक्टर पर, खेती के उपकरणों पर, कीटनाशक दवाइयों पर। खाद की सब्सिडी काटी जा रही है। डीएपी और यूरिया खाद की कीमतें आसमान को छू गई हैं। एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार कोई चर्चा नहीं करती। मनरेगा का बजट काट दिया गया है। किसानों की आय 2022 तक दुगना होना तो दूर की बात है, लागत की कीमत तक नहीं मिल रही। एक और पहलू, दलित और आदिवासियों का सब प्लान खत्म कर दिया गया है। यानी बजट में दलित और आदिवासियों की हिस्सेदारी अब खत्म। उनके आरक्षण और दलित पक्षधर कानूनों पर लगातार हमला बोला जा रहा है। पीएसयूज बेचकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार देश में चरम सीमा पर है। यहां तक कि दलित कल्याण को जो टारगेटेड केंद्र स्कीम्स हैं वो कुल बजट का मात्र 4.4% रह गई हैं। और अब तो केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों को केवल जो उनकी संख्या का सेंसस कांग्रेस ने दिया था वो तक जारी करने से इनकार कर रही है। और एक और पहलू, देश की भूभागीय अखंडता पर लगातार हमला बोला जा रहा है। चीन ने जबरन भारत माता की सरजमी पर लद्दाख में 1 साल से ज्यादा से कब्जा कर रखा है। अरुणाचल की सीमाओं पर अतिक्रमण कर चीन आए दिन नए ठिकाने बना रहा है, नए गांव बना रहा है। डोकलाम में चीन द्वारा मिसाइल बैटरीज, तोपखाने, अंडरग्राउंड बंकर्स, चिकन्स नेक तक नई सड़कों का निर्माण अपने आप में देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। पर मोदी सरकार चीन को हमारी सरजमी से खदेड़ने की बजाय पूरी तरह से मौन है और असक्षम साबित हुई है। केवल टेलीविजन पर चाइनीज ऐप बैन करके वाहवाही लूटी जाती है और मोदी सरकार चीन से $97 बिलियन का सालाना चीनी वस्तुओं का आयात कर रही है। देश और समाज की इन समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार ने चौतरफा धर्मांधता और रूढ़िवादिता का अंधकार फैला रखा है, जिसके टारगेट हैं अल्पसंख्यक वर्ग, खास तौर से मुसलमान, ईसाई और सिख वर्ग। रोज नया हिंदू मुसलमान विवाद पैदा कर देश की आंख पर पट्टी बांधी जा रही है। समाज में हिंदू मुसलमान विभाजन के बीज बोकर व तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बना भाजपा लगातार चुनावी जीत तलाश रही है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, सड़क, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग, रोजगार, व्यापार, खेती, बढ़ोतरी ये मुद्दे नहीं रह गए हैं। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं शमशान और कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना,
मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा, सड़कों के नाम बदलना, खाने और पहनने के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना। दुर्भाग्य ये भी है, और मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं, कि नफरत की इस खेती को परोसने में भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के एक वर्ग को भी शामिल कर लिया है। देश और देशवासियों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता है? क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है? क्या भविष्य के भारत का निर्माण धार्मिक बंटवारे, आर्थिक भेदभाव और जातिगत बंटवारे के आधार पर होगा? क्या ये गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, तिलक, अंबेडकर, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का भारत हो सकता है? यह सवाल आज देश के सामने है। और जब देश इतनी गहरी वेदनाओं से गुजर रहा है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी देश की चिंताओं के प्रति और अपने दायित्वों का निर्वहन करे और उनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। हम जानते हैं कि हमें देश की आकांक्षाओं के स्वरूप अपनी संगठनात्मक क्षमता और अपनी संगठनात्मक कमजोरी दोनों को तरमीम करने की आवश्यकता है। अपनी दक्षता, अपनी कार्यकुशलता, अपनी शैली, हमें न सिर्फ उसका मूल्यांकन करना होगा, परंतु वर्तमान चुनौतियों और परिस्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव भी करना होगा। इसी के दृष्टिगत हमने राजस्थान प्रांत में उदयपुर में इस चिंतन शिविर का आयोजन किया है। ये भी सच है कि भाजपा सरकार द्वारा निर्मित जो नफरत का माहौल है, उससे विकास और भाईचारे पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की बहबूदी और तरक्की पर, देश के रोजगार और उद्योग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और देश को पिछड़ेपन के अंधकार में धकेलने वाली परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। इसीलिए हमने भिन्न भिन्न विषयों को चुना है। ये सारे समूह इन्होंने मुख्य बिंदुओं पर मंथन किया है। 3 दिन इन समूहों में इन सारे विषयों पर, जिनकी चर्चा मैं आपसे कर चुका, मंत्रणा होगी और उसका जो निचोड़ निकलेगा उसे सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस कार्य समिति के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद उदयपुर डिक्लेरेशन जो है उसको ये सारे 430 चिंतक सर्वसम्मति से एडॉप्ट करेंगे। जो ये निष्कर्ष निकलेगा, हमें विश्वास है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को न केवल सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों से निपटने, अपितु देश को भी भारत के एक गौरवशाली भविष्य का निर्माण करने में मदद करेगा। ये इस चिंतन शिविर का सार है जो आप कई दिन से पूछते हैं। यू आर वेलकम टू आस्क। वी आर ऑफ कोर्स गोइंग टू रिलीज ए स्टेटमेंट इन इंग्लिश। सर, आई विल गो टू हिम एंड देन आई विल कम टू यू। बोथ। My friend, challenges before the nation are challenges before each one of us. For we, the people of this country, including members of the Congress party and other political parties, comprise of the nation, including your good self. So for country to progress and move ahead, those challenges need to be addressed. BJP has presented its own set of principles which are founded upon targeting the minorities, the Muslims, the Sikhs, the Christians, and creating a fear psychosis among the majority vis-a-vis the minority. That's the clear-cut policy they are now
following almost officially. That policy also warrants that elections will no longer be fought on the issues of progress, prosperity, peace, schools, colleges, universities, infrastructures, roads, thermal power stations, bridges, MSMEs, jobs, job creation, promotion of industries and MSMEs. But they will be fought on bulldozer, loudspeaker, Shamshan versus Kabristan, Mandir versus Masjid versus church versus Gurdwara, right to what kind of clothes can you wear or what kind of food will you eat, etc., etc. This is a serious threat to the very existence of the country that we founded and liberated from the British on 15th August 1947. So I am going to come to the challenges before Congress, but this is a challenge before the country itself. The simple questions are, can India progress like this? Can India even move ahead like this? Is the India of the future founded upon the religious polarization and divisions between minority and majority, between the divisions of caste, and between the income inequalities which have become insurmountable? Can India of the future, is this the India of Gandhi, Nehru, Patel, Bose, Ambedkar, Bismil, Bhagat Singh, Tilak, and crores of other freedom fighters? And that's why Congress needs to address these challenges. Yes, we need to address organizational weaknesses that have cropped in. We need to address and if necessary restructure the Congress organization so as to meet up the challenges of the changing times, where divisions of religion and hate against minorities has become the art of winning elections for BJP. For BJP, the way forward for winning election is to create a Hindu versus Muslim versus Sikh versus Christian divide and target first the minorities, then the Dalits and Adivasis, and then the backwards, and polarize the society based on religion and caste. How is Congress going to address this new challenge? What are the organizational weaknesses that Congress party has? What is the course correction that Congress party needs to take? What are the new paradigms that Congress party needs to reset for itself? What is the new way forward and the new milestone that Congress party needs to traverse? These are all questions that we are posing to ourselves. We want to introspect, we want to contemplate, we want to reflect both on our failures as also on our successes as an organization, as also the challenges before this country. We believe that the challenges before this country and challenges before Congress are interlinked. They are not segregated challenges. They are interlinked challenges, for they ultimately reflect upon the foundational ethos of India. And the current dispensation has actually assaulted India's constitution and its ethos both, as also the belief of its people, which has survived and sustained for thousands of years. And all this needs to be looked at. श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति को अपने भाषण में कहा भी था कि किसी एक व्यक्ति के पास जादू की छड़ी नहीं है, पर जब जब मुश्किलात आती हैं, जब जब विषम परिस्थितियां आती हैं, जब जब कठिन समय आता है, तो फिर सर जोड़कर पूरे परिवार को इकट्ठे बैठकर हल निकालना चाहिए। ये नव संकल्प चिंतन शिविर एक कवायद है।
एक रास्ता है, एक मील पत्थर है उस नए रास्ते का जिसका गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करना चाहती है, देश के लिए भी और कांग्रेस के संगठन के लिए भी। क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज का हिंदुस्तान और उसमें हमारी सरकार केवल और केवल उनके पास एक एजेंडा है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ, हिंदू को सिख से लड़वाओ, हिंदू को ईसाई से लड़वाओ, और एक इस प्रकार का विभाजन का माहौल पैदा करो जहां देश के बहुमत को अपने अस्तित्व को खतरा महसूस करने हो जाए और उस खतरे से बचाने के लिए फिर भाजपा और मोदी जी आगे आ जाएं। यह उनकी एक सीधी सी थ्योरी रही है और वो इसको इस जातीय और धार्मिक विभाजन में लगातार अपनी जीत तलाशते हैं। जब जब धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर दंगे या विभाजन होते हैं तो स्वाभाविक तौर से तरक्की गौण हो जाती है, विकास पीछे छूट जाता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, बिजली घर, सड़क, पुल, शिक्षा, रोजगार, खेती, बहबूदी, ये कहीं ना कहीं कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं और सरकार अपनी जवाबदेही से बच जाती है। कांग्रेस में भी संगठनात्मक कमजोरियां हैं, हमें भी अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सोनिया जी, राहुल जी ने एक से अधिक बार यह कहा है। हमारा यह मानना है कि दोनों चुनौतियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिली हैं और इन सब पर हम आत्मचिंतन भी करेंगे, आत्म मंथन भी करेंगे और आत्म अवलोकन भी करेंगे। I'll come to you, sir. I'm waiting for him to. You want me to answer in Hindi or English, sir? Okay, okay. दो परिस्थितियां आदरणीय मित्र एक जैसी नहीं होती। हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर दिन, हर समय अलग है। इसलिए जब हमने शिमला में चिंतन शिविर किया तो एक तरह की चुनौतियां देश के सामने थी, कांग्रेस के सामने भी थी। आज एक भिन्न किस्म की चुनौतियां हैं और बदलते समय के अनुरूप हम अपना स्वरूप बदल रहे हैं। कांग्रेस अपने सिद्धांत कभी नहीं त्यागेगी। कांग्रेस इस देश के प्रति अपनी कमिटमेंट, राष्ट्र धर्म की अनुपालना का रास्ता कभी नहीं त्यागेगी। कुर्बानी का हमारी परिपाटी हम कभी नहीं त्यागेंगे। देश में सर्वधर्म संभाव रहे, इस भावना को हम कभी नहीं त्यागेंगे। पर आज देश में विषम परिस्थितियां हैं। आप देखिए, एक तरफ तो $1 के मुकाबले में रुपया 70 रुपया 56 पैसे हो गया, पर देश क्या बात कर रहा है? आप टेलीविजन खोलकर देखिए, अमुक जगह 2 मुसलमान और 2 हिंदुओं में झगड़ा हो गया। अमुक जगह, अमुक चौराहे पर हिंदुओं ने एक झंडा लगा दिया, मुसलमानों ने एक झंडा लगा दिया, सिखों ने एक और झंडा लगा दिया। मैं आपसे ये पूछता हूं, भारत के झंडे के साथ साथ ये सारे झंडे एक ही चौराहे पर क्यों नहीं लग सकते? और जब हम झंडों पर लड़ते रहेंगे और हिंदू और मुसलमान का जहर इस देश में फैलाती रहेगी सरकारें, तो देश तरक्की कैसे करेगा? देश के नौजवानों को रोजगार कौन देगा? देश में गैस सिलेंडर की कीमत कौन कम करेगा? देश में आटे की कीमत कौन कम करेगा? देश में दाल की कीमत कम कौन करेगा? देश में गरीब की रोटी ना छिन जाए ये कौन सुनिश्चित करेगा? देश में लघु, छोटे, सूक्ष्म उद्योग लगें और बढ़ें, बजाय उनके तालाबंदी लग जाए, ये कौन करेगा? देश में नए स्कूल, विश्वविद्यालय, पुल, फैक्ट्रियां लगें, जो मॉडर्न हिंदुस्तान के मंदिर हैं, वो कौन सुनिश्चित करेगा? और इसीलिए ये चुनौतियां बिल्कुल नई हैं।
क्योंकि ये चुनौतियां सरकार प्रायोजित हैं, भाजपा प्रायोजित हैं, और उस विषैले वातावरण में कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में मीडिया के साथी भी प्रभावित हो गए हैं। यस सर। आदरणीय मित्र, मैंने पहले भी कहा था, देखिए यूपी में चुनाव से 1 साल पहले कितने दंगे हुए। आज मैं आपके समक्ष पूछता हूं, आपके दर्शकों और पाठकों से, क्या यूपी में अब कोई दंगे हो रहे हैं? जब उत्तराखंड का चुनाव था तो कितने दंगे उत्तराखंड में हुए 1 साल पहले तक? क्या अब कोई उत्तराखंड में दंगा हो रहा है? जब यूपी और उत्तराखंड में चुनाव था तो राजस्थान में कोई दंगे हुए थे? कोई नहीं हुए। अब 1 साल में राजस्थान में चुनाव है तो राजस्थान में दंगे शुरू हो गए हैं। देशवासियों समझिए ये करवा कौन रहा है? ये धार्मिक तुष्टीकरण की नीति भारतीय जनता पार्टी का तकिया कलाम है, ये उनका मूल मंत्र है। क्योंकि वो ये नहीं पूछने देंगे कि चिरंजीवी स्कीम में देश की पहली सरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, जहां हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त है। मुझे देश में कोई ऐसी सरकार या प्रांत बताइए जहां हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त हो। देश में कोई ऐसी सरकार बताइए जहां पर कर्मचारियों के कल्याण के लिए नायाब किस्म की पेंशन स्कीम लागू की गई हो। देश में कोई ऐसी सरकार या प्रांत बताइए जहां हर व्यक्ति का बीमा सरकार ने करवा दिया हो, वो भी 10-10, 5-5 लाख रुपए का। मुझे देश में कोई ऐसी सरकार बताइए, छत्तीसगढ़ को छोड़कर, जहां बगैर जमीन वाले खेत मजदूर जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोग हैं, उनको सरकार हर माह पैसा देती हो। कोई ऐसी सरकार बताइए देश में, ऐसी प्रांत की सरकार जहां किसान को प्रांत की सरकार मासिक पैसा देती हो। ये सवाल इसलिए सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि भाजपा के लिए ये सवाल सही नहीं है। उनके लिए हिंदू बनाम मुसलमान, नफरत और बंटवारा, ये उनका एजेंडा है। और इसीलिए जब जब चुनाव जहां जहां आएंगे, अब कर्नाटक में शुरू हो गया है विवाद, 14 महीने तक रहेगा, उसके बाद कोई विवाद कर्नाटक में नहीं रहने वाला। ये उनका मॉडल है, राजनीतिक मॉडल है भाजपा का। जहां चुनाव हो वहां हिंदू मुसलमान विभाजन पैदा कर दो, नफरत के बीज बो दो, बंटवारे की खेती करो और उसके बाद वोट की फसल काटकर गायब हो जाओ। आदरणीय मित्र, हमने कई बार कहा, इस देश में कानून और संविधान का शासन है। भारतीय जनता पार्टी ना इस देश के कानून को मानती, ना संविधान की परिपाटियों को जानती। क्योंकि जिन लोगों ने देश की आजादी के 52 साल बाद तक तिरंगा ना फहराया हो, जो आजादी से पहले अंग्रेज के पिट्ठू रहे हों, वो शायद भारत के स्वतंत्रता संग्राम की परिपाटी और कुर्बानी को नहीं जान सकते। इसलिए आज वो उसी संविधान को कुचलने में लगे हैं। ये बुलडोजर व्यक्तियों पर नहीं चलाया जा रहा। कहीं कानून की अनुपालना हो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये बुलडोजर इस देश के संविधान पर चलाया जा रहा है, इस देश के गरीब पर चलाया जा रहा है। क्या आपने सुना है कि किसी अमीर के राजमहल पर मोदी सरकार या भाजपा ने कभी बुलडोजर चलाया हो? बुलडोजर झोपड़ियों पर ही क्यों चलाया जाता है? बुलडोजर छोटी छोटी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, जिन्हें कई व्यक्ति भाजपा के मलिन बस्ती कहते हैं कि बहुत साफ नहीं है, इसलिए उन बस्तियों में ही क्यों चलाया जाता है? क्या आपने बुलडोजर कभी बड़े बड़े जो फार्म हाउस गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं
उन पर भाजपा को बुलडोजर चलाते देखा है, क्योंकि वो तो उन 142 देश के सबसे बड़े अमीरों के मित्र हैं जिनकी संपत्ति एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई। वो आपके या मेरे या उन 84% देशवासियों के मित्र नहीं, जिनकी आय और तनख्वाहें दोनों घट गई। ये वास्तविकता है। राहुल गांधी जी की क्या भूमिका है इस पूरे चिंतन में, शिविर में, और उनका क्या कार्यक्रम है? श्री राहुल गांधी का मार्गदर्शन, उनके विचार और सोच, निर्भीकता और निडरता, उनकी निष्पक्षता इस चिंतन शिविर में एक प्रेरणादायी स्रोत है और रहेगी। मुझे ये विश्वास है कि वो भिन्न भिन्न ग्रुप्स के अंदर जाकर, समूहों के अंदर जाकर अलग अलग विषयों पर अपनी राय देंगे और जो चर्चा है उसको परिणाम तक ले जाने में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। मैम, आई विल कम टू यू सर। आदरणीय साथी, मैंने काफ़ी तफसील से इस सवाल का जवाब दिया है और बाकी के जो निर्णयों के लिए मेरा ये अनुरोध है, क्योंकि आई एम नॉट रिपोजिटरी ऑफ एनी विजडम रादर देन ऑल विजडम एट ऑल। सो 430 व्यक्ति जो हैं, 450 व्यक्ति लगभग, ये मंथन करेंगे बैठकर। तो ये कांग्रेस के नौजवान और बुजुर्ग सब किस्म के तजर्बा और तरुणाई दोनों हैं। जब ये मंथन करेंगे तो उसमें से कुछ अवश्य निकलेगा। बेदम अर्थव्यवस्था ने भारत की प्राइम करेंसी, जिसका सम्मान पूरी दुनिया में होता है, रुपये को बेदम बना दिया है। गिरता रुपया मोदी सरकार की साख की तरह है जो गिरती जा रही है। $1 के मुकाबले रुपया 77.56 हो जाना, 77 साहब 77 को अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में 77 कहते हैं। वो थोड़ा हरियाणा में से है ना, हम तो खड़ी बोली में बोलते हैं। ₹77.56 हो गया है। मुझे लेट मी कोर्स करेक्ट। ये अपने आप में ये 75 साल में सबसे बड़ी रुपये पे गिरावट है। जो 75 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी हर रोज कर दिखा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तक रुपया 76 था $1 के मुकाबले, जो 75 साल में अधिक था। फिर 76.5 के करीब हुआ, वो भी 75 साल में सबसे बड़ी गिरावट थी। फिर 77 हुआ, वो भी सबसे बड़ी गिरावट थी। फिर 77 रुपये 30-40 पैसे हुआ, वो भी सबसे बड़ी गिरावट थी। और आज तो 77 रुपया 56 पैसे हो गया। इस प्रकार से तो वो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की आखिरी उम्र को भी पार कर जाएगा बहुत जल्दी। प्रधानमंत्री की आयु को तो पार कर चुका है। अगर मैं उन्हीं के शब्द इस्तेमाल करूं सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए, हिंदुस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। विदेशी निवेशक अपना पैसा बाहर ले जा रहे हैं, हिंदुस्तानी देश छोड़कर जा रहे हैं। जो हिंदुस्तानी निवेशक हैं वो भी अपना पैसा देश से बाहर ले जा रहे हैं। जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडार लगातार गिर रहा है। देश में पॉलिसी पैरालिसिस है, परंतु शासक जो हैं, हुक्मरान जो हैं, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पूरी तरह से मौन धारण किए हैं। इसे कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उनसे सवाल पूछो तो वो कहेंगे सब चंगासी। पर बच्चों से पूछो जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, उनसे पूछो जो सामान आयात कर रहे हैं, उनसे पूछो जो रोजमर्रा की जिंदगी में पिस रहे हैं। गिरता रुपया, रुपये की गिरावट, बेदम होता रुपया, इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था, इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था और बहबूदी और तरक्की के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब तो जाग जाइए मोदी जी, हम हाथ जोड़कर यही विनम्रता से अनुरोध करते हैं। धन्यवाद।
I'll come there, sir.